आज एक ऐसे देश की कहानी सुनाएंगे जिसके राष्ट्रपति रात के अंधेरे में काला चश्मा चढ़ाकर हुडी तानकर चोरी छिपे एक चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंच गए, एक चाइनीज व्यक्ति से मिलने। लेकिन उनकी ये चाइनीज दावत संसद को हजम नहीं हुई। किस्सा 7 समंदर पार एक ऐसे देश का है जिसके बिना हमारे और आपके समोसे का कोई वजूद नहीं। एक ऐसा देश जिसने पिछले 10 बरस में 7 राष्ट्रपति बदले हैं। आया राम गया राम, कहानी पेरू की। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, Rajnigandha and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। बूझो तो जाने, आंखें हैं पर देखता नहीं, सुई है पर सिलाई नहीं करता। बताओ क्या है? जवाब आपकी स्क्रीन पर है। देखो तो लगता है किसी बच्चे ने चिकनी मिट्टी से अजीबो गरीब खिलौने बनाए हैं। कोई अदरक, कोई शकरकंदी, कोई गहरा बैंगनी, तो कोई चीते सा चितकबरा। लेकिन ये सब के सब हैं आलू, पोटैटो, हमारे वाले गोल मटोल आलूओं के पुरखे। ये तस्वीर आई है आलू के मैके से, यानी पेरू से। दक्षिण अमेरिका का एक देश, भारत से 2.5 गुना छोटा, लेकिन तांबे, सोने, चांदी जैसे तमाम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। एक तरफ अमेज़न के जंगल, दूसरी तरफ इंडीज के ऊंचे पहाड़। हजारों बरस पहले इन्हीं पहाड़ों में प्राचीन इनका सभ्यता के लोगों ने आलू उगाना शुरू किया था। वहां आज भी आलू की 4000 वैरायटीज मिलती हैं। अजूबे तो और भी हैं। जीके की किताबों में आपने पढ़ा होगा माचू पिच्चू। कभी फुर्सत मिले तो जाइएगा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पर्वत की चोटी पर पत्थरों से बना एक प्राचीन शहर। चलिए अब टूरिज्म और सब्जी मंडी से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं वहाँ की राजनीति की, क्योंकि पेरू की सियासत वहाँ के आलूओं से ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। 17 फरवरी की रात जब आप सो रहे थे तब पेरू की संसद अपने राष्ट्रपति को हटाने की जिद्दोजहद में लगी हुई थी। इन सब के पीछे जिक्र हो रहा है चीन का और चाइनीज खाने का। या इलाही, ये माजरा क्या है? किस्सा संसद के गलियारे में ख़त्म हुआ, लेकिन शुरू हुआ था एक रेस्टोरेंट में। देश की राजधानी लीमा का एक चीफा यानी चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तस्वीर देखिए, दिसंबर 2025 की बात है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट की एक कुर्सी पर बैठे हैं होजे हेरी, पेरू के राष्ट्रपति। कुर्सी तो उनके पास एक और थी, राष्ट्रपति की कुर्सी, जिस पर बैठने का सौभाग्य उन्हें अक्टूबर 2025 में मिला था। तब पूर्व राष्ट्रपति दीना बोलुआटे की विदाई हुई थी और होजे हेरी को एक केयरटेकर यानी अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिली थी। उनका काम बस इतना था कि अप्रैल 2026 में होने वाले चुनाव तक बिना गिरफ्तार हुए गाड़ी खींच ले जाएं। लेकिन होजे हेरी के लिए कुछ न करना ही सबसे मुश्किल काम हुआ। फरवरी 2026 की शुरुआत में एक वीडियो लीक हो गया। मीडिया में नाम दिया गया चीफा गेट। वीडियो में महोदय होजे हेरी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में घुसते दिखे। तब रात का वक्त था और उनकी आंखों पर काला चश्मा, सर पर हुडी की टोपी, चाल ढाल ऐसी जैसे चोरी छिपे कुछ प्लान कर रहे हों। उस रात वो मिलने गए थे यांग जिहुआ से। यांग को वो प्यार से जॉनी कहते हैं। जॉनी वैसे तो चीन के हैं, लेकिन दशकों से पेरू में रह रहे हैं। उनके पास कई सरकारी ठेके हैं, लेकिन उन पर अपनी रसूख का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में जांच भी चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुलाकात में चीन का एक और किरदार था, जी वू शियाओडोंग। शियाओडोंग लॉस होस्टाइल्स दे ला अमेजोनिया नाम के एक गैंग से जुड़े बताए जाते हैं। ये गैंग अवैध लकड़ी की तस्करी करता है उस इलाके में। मज़े की बात यह है कि शियाओडोंग को हाउस अरेस्ट में होना चाहिए था, मगर वो राष्ट्रपति के साथ डिनर कर रहे थे। ये मुलाकातें सरकारी डायरी में दर्ज नहीं थी, जबकि कानून कहता है कि उन्हें बताना चाहिए था। जब होजे हेरी पकड़े गए तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन ये माफ़ी चाल ढाल नहीं, रंगरूप के लिए थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुडी के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मैं तो बस पेरुवियन चाइनीज़ फ्रेंडशिप डे की पार्टी प्लान कर रहा था। इस तरह के बहाने जाहिर है कमज़ोर पड़ गए और पेरू की संसद को मौका मिल गया। 17 फरवरी को वोटिंग हुई। आरोप लगा परमानेंट मोरल इनकैपेसिटी, यानी राष्ट्रपति में नैतिकता बची ही नहीं है। 75 वोट राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में पड़े, सिर्फ 24 ने राष्ट्रपति का बचाव किया। इस तरह से होजे हेरी पिछले 10 बरस में हटाए जाने वाले 7वें राष्ट्रपति बने और चुनाव से ठीक 2 महीने पहले पेरू फिर से एक राजनीतिक संकट में फंस गया। अब आप सोच रहे होंगे कि संसद ने ऐसा किया क्यों और उसके पास ऐसी ताकत कैसे है।
कागजों पर पेरू की सरकार लोकतांत्रिक है। एक राष्ट्रपति है जो राज्य का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट भी है और सरकार का मुखिया यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। जनता उसे सीधे चुनती है पूरे 5 वर्ष के लिए। इसके अलावा वहाँ एक संसद है जिसमें 130 सदस्य हैं। संसद कहा तो भारत के चश्मे से मत देखिए, हमारे यहाँ सरकार एग्जीक्यूटिव और संसद लेजिस्लेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेरू का सिस्टम अमेरिका जैसा है, वहाँ जनता राष्ट्रपति को अलग चुनती है और संसद को अलग। सुनने में लगता है कि 5 साल की स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा विरले ही होता है। अक्सर राष्ट्रपति किसी और पार्टी से जीत कर आता है, लेकिन संसद में कब्जा विपक्षी पार्टियों का होता है जो राष्ट्रपति को फूटी आंख नहीं सुहाते। एक बड़ी समस्या वहाँ की संसद यूनिकैमरल है, यानी एक ही सदन है। ऊपरी सदन वाला स्पीड ब्रेकर नहीं है, इसलिए जबरदस्त रफ्तार से काम होता है। सुबह प्रस्ताव लाओ, दोपहर में बहस करो और रात तक राष्ट्रपति सड़क पर। फिर वहाँ के संविधान ने इन सांसदों को एक तोहफा भी दे रखा है, आर्टिकल 113। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किन हालात में राष्ट्रपति की कुर्सी खाली मानी जाएगी। तब जब राष्ट्रपति की मौत हो जाए, वो इस्तीफा दे दें, बिना बताए देश छोड़कर भाग जाएं, या फिर उनमें परमानेंट मोरल इनकैपेसिटी यानी कि नैतिकता उनमें बिल्कुल भी न बचे सांसदों के मुताबिक। ये वाक्यांश परमानेंट मोरल इनकैपेसिटी बार बार रिपीट होता है। ये 19वीं सदी 1839 में लिखा गया था। उस जमाने में मोरल इनकैपेसिटी का मतलब चरित्र से नहीं बल्कि दिमाग की हालत से था। ये एक मेडिकल क्लॉज था। इसका इस्तेमाल तब होता था जब राष्ट्रपति पागल हो जाएं, कोमा में चले जाएं या दिमागी तौर पर बीमार हो जाएं। तब इसका इस्तेमाल प्रासंगिक था क्योंकि उस वक्त सिफिलिस जैसी बीमारियों का डर रहता था। कुल जमा इसका मतलब था राष्ट्रपति का दिमाग काम नहीं कर रहा। पिछले 2 दशकों में पेरू की संसद ने इस शब्द का इस्तेमाल ही पूरी तरह बदल दिया, मतलब ही बदल दिया। उन्होंने मोरल का मतलब दिमाग से हटाकर नैतिकता से जोड़ दिया। राष्ट्रपति ने झूठ बोला, अनैतिक है, हटाओ। संसद को बस तासी वोटों यानी 130 में से 2/3 की ज़रूरत होती है। संसद अपनी जगह बनी रहती है, बस राष्ट्रपति की छुट्टी हो जाती है। अब इस तरह से कि हटाए गए राष्ट्रपतियों की एक लिस्ट देखते हैं। होजे हेरी के पूर्ववर्तियों पर एक नज़र डालते हैं। राजधानी लीमा में एक जेल है, बारबाडिलो जेल, लातिन अमेरिका का सबसे एक्सक्लूसिव जेल। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति रखे जाते हैं। आइए वहाँ पर वक्त गुजार चुके कुछ राष्ट्रपतियों से मिलते हैं। अल्बर्टो फुजीमोरी पेरू का तानाशाह जो जापानी मूल का था, 1990 में राष्ट्रपति बना। 2000 में घूस देते हुए उसका एक वीडियो लीक हुआ। तब वो ब्रुनेई में एक समिट में था, वहाँ से सीधे अपने पुश्तैनी देश जापान भाग गया, फिर वहीं से फैक्स भेजकर इस्तीफा दिया। अलेहांद्रो टोलेडो, इन पर ब्राज़ील की कंपनी ओडेब्रेख्त से $20 मिलियन घूस लेने का आरोप था। जब पुलिस ढूंढने निकली तो ये अमेरिका में मिले, फिलहाल बारबाडिलो जेल में है। एलिन गार्सिया 1985 से 90 तक और 2006 से 11 तक 2 बार राष्ट्रपति रहे। 2019 में पुलिस इन्हें घूसखोरी के आरोप में पकड़ने घर पहुंची तो उन्होंने कहा जरा अपने वकील को फ़ोन तो कर लूं। वो बेडरूम में गए और ख़ुद को गोली मार ली। एक सुसाइड नोट छोड़ा कि मैं अपने दुश्मनों को मुझे हथकड़ी पहनाने का सुख नहीं दूंगा। अगला नाम है पेड्रो पाब्लो कुचिंस्की का, जो 2016 से 18 तक राष्ट्रपति रहे। पेड्रो के पतन में भी लीक्ड वीडियोस का हाथ था, जिनमें उनके साथी सांसदों को घूस देते दिख रहे थे ताकि वो राष्ट्रपति को बचा सकें। अगला नाम मार्टिन विस्कारा, 2018 से 2020 मार्टिन को करप्शन के आरोप में हटाया गया। अप्रैल 2021 में इन पर 10 बरस के लिए कोई भी सरकारी पद संभालने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इन्होंने आम जनता के लिए वैक्सीन आने से महीनों पहले अपनी पत्नी और करीब 487 अन्य वीआईपी अधिकारियों को वैक्सीन दिलवा दी थी। अगला नाम मैनुअल मैरिनो, नवंबर 2020। मैनुअल सिर्फ 5 दिन राष्ट्रपति रहे। जनता इनके पूर्ववर्ती को हटाए जाने का विरोध कर रही थी। दबाव बना तो इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। पेड्रो कैस्टिलो 2021 से 2022। दिसंबर 2022 में जब इन पर महाभियोग लगने वाला था तब इन्होंने ऐसी कोशिश की कि संसद को भंग कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने ऐलान किया ताकि उनकी सत्ता बची रहे। फिर कुछ ही घंटों में उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगला नाम दीना बोलुआटे, 2022 से 25। दीना पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनका खेल बिगाड़ा एक घड़ी ने। पत्रकारों ने देखा कि मैडम हर इवेंट में रोलेक्स की घड़ी पहनती हैं, जबकि सरकारी तनख्वाह उतनी नहीं थी। 2025 में इन्हें पद से हटाया गया। कहानी का नाम पड़ा रोलेक्स गेट स्कैंडल। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, अगर किसी देश में इतनी उथल पुथल है, हर साल राष्ट्रपति बदल जाता है, तो ये देश चलता कैसे है? वहाँ की अर्थव्यवस्था तो गर्त में चली जानी चाहिए। लेकिन पेरू के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ की इकॉनमी पिछले 20 साल से लातिन अमेरिका में सबसे मजबूत है। कैसे? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह एक
इंसान नाम हुलियो वेलार्डे वहाँ के सेंट्रल बैंक के चीफ 2006 से इस कुर्सी पर हैं। कहा जाता है कि इनकी नीतियों के चलते महंगाई कंट्रोल में है और करेंसी स्टेबल है। पेरू का सेंट्रल बैंक बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्वतंत्र भी माना जाता है, इसलिए भी ये सब आसान हुआ। दूसरी, राजनीतिक उठापटक के बावजूद वहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के एक्सपोर्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता। तांबा, सोना, चांदी और टिन का एक्सपोर्ट अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। तीसरी वजह है वहाँ की जनता। वहाँ 70% लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, इसलिए राजनीतिक उठापटक का व्यापक असर उन पर नहीं पड़ता। तो ये थी पेरू की कहानी। अप्रैल 2026 में वहाँ फिर से चुनाव हैं, नए उम्मीदवार लाइन में हैं। उनका अंत क्या होगा, शुरुआत क्या होगी, आगे क्या होगा, सब कुछ वक्त बताएगा। फिलहाल सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बार फिर से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों समर्थकों ने सिंधु नदी पर बने अटॉक ब्रिज पर कब्जा कर लिया। यह ब्रिज पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को जोड़ता है। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी संसद के पास धरना शुरू कर दिया है। विपक्षी गठबंधन भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। प्रदर्शनों की वजह है इमरान खान की जेल में लगातार गिरती सेहत की खबरें। बीते दिनों खबर आई कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है। दाहिनी आंख में सिर्फ 15% रोशनी बची है। आप जानते ही हैं कि इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी उम्र 73 साल है। परिवार ने उनसे मिलने की मांग की थी, लेकिन अभी तक उन्हें अनुमति नहीं मिली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की बहनें उस्मा खान और अलीमा खान ने कहा कि उनके साथ जेल में बुरा व्यवहार हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी पर साजिश के भी आरोप लगाए हैं। अगली सुर्खी में है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स भेजे हैं। इस बेड़े में F-22, F-35, F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री मॉनिटर्स ने इन विमानों की मूवमेंट रिकॉर्ड की है। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया जब दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की शर्त मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ मुद्दों पर बात बनी, लेकिन कई अहम मुद्दे अब भी अटके हुए हैं। अमेरिका ने फाइटर जेट्स के साथ एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी भेजे हैं। इसके अलावा बीते दिनों USS जेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ता दिखा। आपको बता दें कि USS जेराल्ड R. फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है। इस सब के साथ 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज भी भेजे जा रहे हैं। इन सब तैयारियों का मतलब क्या है? यही कि अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था 17 फरवरी को। ये इलाका फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ता है। इस इलाके में दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। ईरान यहाँ स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। साफ है कि दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। अगर बातचीत असफल होती है तो टकराव का खतरा और बढ़ रहा है। आखिरी सुर्खी स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा से आ रही है। यहाँ रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शांति समझौते का बिचौलिया अमेरिका है। शांति वार्ता का दूसरा दिन 18 फरवरी को खत्म हो गया। इस दिन बातचीत सिर्फ 2 घंटे चली। साफ है कि कोई बड़ा समाधान नहीं निकल पाया। मतलब युद्ध अभी भी जारी है। किसी भी पक्ष ने सीधा ये नहीं बताया कि बातचीत से क्या निकला। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि बातचीत आसान नहीं थी। कुछ तकनीकी मुद्दों पर सहमति बनी, जैसे सीज फायर की निगरानी कैसे होगी, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर अब भी बड़ा मतभेद है। सबसे बड़ा विवाद जमीन को लेकर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी इलाके, खासकर डोनेट्स्क का कुछ हिस्सा छोड़ दे। बदले में रूस युद्ध खत्म कर सकता है, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन ने कहा कि पहले उसे सुरक्षा की गारंटी चाहिए, सिक्योरिटी गारंटीज, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों से। जब तक इन पर सहमति नहीं बनती, तब तक शांति समझौता मुश्किल दिख रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। हीर ने रांझा से क्या कहा पता है, शिरीन ने फरहाद से क्या कहा पता है, रोमियो ने जूलियट से क्या कहा पता है, पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है।
पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।